अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास साइंस एंड सोसाइटी का। बेटा ये हमारे पास लास्ट चैप्टर रिमेनिंग था जो हम लोगों ने पढ़ना था। बाकी हमारी फॉर्म्स हो चुकी थी। इसके अलावा बेटा हमारे पास जो क्या कहते हैं प्ले था बेटा 2x1 प्ले, वो भी हम लोगों ने बेटा पूरा का पूरा पढ़ लिया था बेटा। लेकिन मेरे बच्चों अब ये हम लोगों ने पढ़ना था, सही है ना? तो अब ज़रा इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स होप बेटा कि हमारी बात आज ही ख़त्म हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। कश्यप बेटा माइक करो मेरा बच्चा। कश्यप माइक करो बेटा। Sir. मेरा बच्चा फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। Three features have marked the astonishing progress of science since the 17th century. The first, and probably the most important, is the scientific attitude of mind, which insists on reasoning objectively from facts securely established by physical evidence. The second is the development of a host of wonderful instruments for observation and measurement. The third is the increasingly effective use of mathematics. अरे रुक जाओ, अच्छा क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से साइंस की प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा गया है, वाज़ेह फ़र्क देखा गया है 17th सेंचुरी से। और कह रहे हैं उनमें से सबसे टॉप का क्या है? सबसे टॉप पर आ रहा है साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड। अब मेरे बच्चों, तो वो साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई आपके सामने जब कोई किसी किस्म की चीज़ रखी जाए तो आप उस पर क्वेश्चंस कर सको, उस पर ऑब्जेक्ट कर सको, और आपको आपके ऑब्जेक्ट करने पर आपको उसका जवाब मिले। सही है कि जैसे कि भाई हमारे पास अब जाके तो खैर पूरा का पूरा एक सिस्टम बन गया ना कि मेरे बंदा ऑब्जर्व करता है, वो हाइपोथेसिस वगैरह होती हैं, उसमें कितनी ज़्यादा रीडिंग्स होती हैं, कर करा के बाद में आके लॉ बनता है, जब वो पूरा आखिर में फाइनली जाके पूरा उसको मान लिया जाता है कि हाँ भाई ऐसा ही होता है। तो कह रहे हैं कि भाई जब कभी किसी चीज़ का आगे बढ़ना होता है तो ये लाजमी बात है कि आप उस पर क्या करो, मतलब कि बाकायदा खुद कोशिश करो अपनी ही रिसर्च में कि इसमें क्या क्या सवाल बन सकते हैं। अगर आपको कोई इस तरह काम कर रहे हो और अगर आपसे कोई सवाल इस तरह का करता है तो आप उस पर जवाब क्या दोगे, उस पर लॉजिक क्या दोगे? मेरे बच्चों इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि आप लोगों को शायद ये बात पता हो बेटा कि स्टार्टिंग में साइंस ने कोई इतनी खास तरक्की नहीं करी थी, बल्कि साइंस ने स्टार्टिंग के दौर में बहुत ही कहते हैं ना नेग्लिजिबल प्रोग्रेस करी थी, ना होने के बराबर करी थी। उसकी एक वजह थी कि पहले ज़माने में क्या हुआ करता था कि लोग एक दूसरे की बात को ना मान लिया करते थे विदाउट प्रूफ, कि जिसने जो किया, जिसने जो कहा, अगर किसी का बड़ा नाम है तो बगैर किसी प्रूफ के क्या कि उसकी बात को हमने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी बात को हमने मान लिया। और यही वजह थी कि जब किसी गलत बात को भी मान लिया जाता तो वो आगे की मतलब कहते हैं ना, अगर उसी की बेस पर कोई बंदा अपना नेक्स्ट कुछ करना चाह रहा है तो वो कहता है वो भी पूरा का पूरा गलत होता। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने एक थ्योरी पेश करी और मैंने कहा सही है, सब लोगों ने बगैर उसको क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए, प्रैक्टिकली तौर पे किए, उसको मान लिया। अब अगर वो है ही गलत और उसकी बेस पे कोई मेरा दूसरा बच्चा उसकी बेस पर काम कर रहा है अपना, तो उसका तो पूरा काम होगा ही गलत, क्योंकि जब मैंने चीज़ गलत निकाली है उसकी बेसिस ही सारी गलत, तो गलत होगा। इसकी एक और बात बताना चाहूँगा मेरे बच्चों, मुझे आप में से ये बताओ कि हम लोग देखते कैसे हैं? साइट, मतलब ये मत बोलना सर आंखों से देखते हैं जी, वो वाली बात नहीं करना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारी जो आई साइट है ये वर्क कैसे करती है, कैसे नज़र हमको चीज़ें नज़र कैसे आती हैं, पता है? भाई मेरे सामने मेरा हाथ मुझे क्यों नज़र आ रहा है, ये मुझे बोर्ड क्यों नज़र आ रहा है, मुझे अपने सामने जो भी चीज़ें आसपास की क्यों कैसे नज़र आ रही, किस तरह देख रहा हूँ मैं उनको? अरे बताओ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो। सेंस, अरे मेरा बच्चा वो तो देखो सेंस तो है, हम किसी भी चीज़ को लाइट की वजह से देख पाते हैं। अगर एब्सेंस ऑफ लाइट हो तो आपको कभी कोई चीज़ ना दिखे, सही है? लेकिन ये काम कैसे करती है? लाइट किसी चीज़ पे पड़ के जब हमारी आइज़ में जाती है तब जाके हमें वो चीज़ दिखती है। ये बात तो समझ में आ गई? शायद पहले आपको आपके फिजिक्स के टीचर्स वगैरह ने लास्ट नहीं बताई होगी।
सही है, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, उसी का टॉपिक है मटेरियल। लेकिन हम देखते कैसे हैं कि जब कोई चीज़, कोई लाइट कहीं पे पड़ के रिफ्लेक्ट होके आपकी आइज में जाती है, इस तरह से आपका जो पूरा अंदर सिस्टम बना हुआ है आपकी साइट का, उसको इस तरह देखते हैं। ये बात पता है? नहीं पता भाई? यस हो, जवाब दे दो। अरे जवाब दे दो। तो मेरे बच्चों, पहले सीन ये था कि पहले हमारे जो साइट के बारे में रिसर्च कर रहे थे, उनका मानना ये था, एक मोहतरम जनाब थे, वो कहते थे कि हम लोग, हमारी आइज से कोई इनविजिबल लाइट निकलती है, तो वो जाके किसी इस पर टकराती है, तब हमें नज़र आता है। तो उस पर एक बंदे ने क्वेश्चन किया था और उस पर ये बात साबित कर दी थी कि ठीक है चलो, करीब करीब की चीज़ें तो नज़र नज़र आ जाती हैं, जो दूर दूर की चीज़ें हैं, जो आप थ्योरी दे रहे हो कि हमारी आंखों से लाइट निकलती है, जो बहुत दूर दूर चांद हो गया, सूरज हो गया, वो हमको फ़ौरन फ़ौरन कैसे नज़र आता है। तो उनकी ये बात गलत साबित हो गई। अच्छा, साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड। सेकंड है हमारे पास क्या बेटा, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि मतलब हम मेजरमेंट वगैरह के लिए करते हैं। ये तो बेटा आज हमारे पास चीज़ें हैं ना, अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए हमने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब के रखे हुए हैं कि हाँ भाई, इसको इस तरह मेजर करना है, इसको इस तरह मेजर करना है, तो उससे हमारी हेल्प होती है। और कह रहे हैं कि थर्ड है इंक्रीजिंगली इफेक्टिव यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स, के मैथमेटिक्स को हमने क्या किया कि बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से उसको यूज़ करना शुरू किया, और तब जाके हमें और ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट करने का मौका मिला साइंस की फील्ड में। चलो आगे बढ़ते हैं। कश्यप, मेरा बच्चा माइक कराओ, सेकंड पैराग्राफ पढ़ो बेटा। The work of the great pioneer Newton demonstrates admirably these three elements of modern science. His revolutionary theories concerning gravity and light could have sprung only from a mind capable of reasoning strictly from physical evidence and utterly independent of non-scientific traditional beliefs. The instruments existed, notably the telescope and the prism, which could collect the facts he required. A superb mathematician for his period, he possessed the mathematical techniques necessary to calculate from the facts revealed by his observations and those of other scientists. ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि हमारे पास जो न्यूटन, जो अपने आपने बहुत बड़ा नाम रखते हैं साइंस की फील्ड में, कह रहे हैं उन्होंने क्या किया कि इन तीनों चीज़ों को, किन किन चीज़ों को मेरे बच्चों, पहला वाला था हमारे पास साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड, इंस्ट्रूमेंट्स, और थर्ड था इफेक्टिव यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स। ये हम तीन चीज़ों की बात करी थी। कह रहे हैं इन्होंने इन तीन चीज़ों को साइंस की फील्ड में, मॉडर्न साइंस की फील्ड में बहुत अच्छे से इसको अप्लाई किया। और कह रहे हैं उनकी जो थ्योरीज हैं, जो ग्रेविटी और लाइट से रिलेटेड हैं, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा ही शख्स मतलब के उसको डिस्कवर कर सकता है, जिस जो कि प्रॉपरली तौर पे साइंस के इन, कहते हैं ना, साइंस को डिस्कवर करने के लिए और ज़्यादा क्या कर सके, उसका माइंड ऐसा हो कि वो प्रॉपरली तौर पे रूल्स को फॉलो करने वाला हो। और कह देंगे जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उस वक्त मौजूद थे ना न्यूटन के दौर में, उस वक्त वो था एक टेलीस्कोप और प्रिज्म। मतलब मेरे बच्चों, आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई फाई किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद है ना, लेकिन बोल रहे हैं कि भाई उस दौर में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी वगैरह मौजूद थी, टेक्नोलॉजी तो खैर थी नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स ही थे। वो कह रहे हैं हमारे पास क्या था, टेलीस्कोप, और एक था हमारे पास प्रिज्म, बस ये चीज़ें मौजूद थी और कुछ भी नहीं था। लेकिन कह रहे हैं कि ये दो चीज़ें ही काफ़ी थी, फैक्ट्स वगैरह वो मतलब कि पूरा का पूरा कलेक्ट करने के लिए, रीडिंग्स वगैरह को नोट करने के लिए, जो भी था। और कह रहे हैं कि क्या हो गया, साइंटिफिक एटीट्यूड उनका ऑलरेडी मौजूद था, उनको इंस्ट्रूमेंट मौजूद थे, और कह रहे हैं कि वो खुद अपने आप में एक बहुत आला मैथमेटिशियन थे अपने दौर के। और कह रहे हैं कि इसी वजह से उन्होंने तमाम जो फैक्ट्स वगैरह को उन्होंने डिस्कवर किया था, बहुत आराम से ऑब्जर्वेशन को, वो मैथमेटिक्स वगैरह कर करा के अपना जो जो चाहते थे, जो डिस्कवर करना चाहते थे, वो कामयाब हुए थे। वो तीनों चीज़ें मौजूद थी, वो तीनों क्वालिटीज़ मौजूद थी, तो यही वजह थी कि वो ये तमाम चीज़ें काम करने में कामयाब हो गए थे। ठीक है, अच्छा बेटा, अच्छा मेरा बच्चा 11 पैराग्राफ पढ़ो बेटा। Given an adequate professional training in the same field, two scientists observing the same physical phenomena are likely to reach the same conclusions about them, no matter what their race, religion, or political creed. Their instruments will give them the same readings, and the universal laws of mathematics will bind the calculations of them both. The universality of science and mathematics accounts very largely for the
stupendous progress of science in modern times. A discovery published on one side of the world will rapidly be accepted and applied by scientists on the other. Very effective teamwork is possible, for members of a team of research workers can divide a large task among themselves, each confident in the soundness of his colleagues' findings. ठीक है, क्या बोलने कह रहे हैं कि अगर हम बात करें दो लोगों की जो कि ख़ास तौर पे मतलब के साइंटिस्ट हैं, मतलब स्पेशली तौर पे, तो कह रहे हैं कि उनको अगर हम अलग से ट्रेनिंग दें साइंस की फील्ड में और उन दोनों मतलब सेम सेम ट्रेनिंग दी उनको हमने, वो कह रहे हैं कि उन उन दोनों से हम क्या करें कि कुछ सेम चीज़ें ऑब्जर्व करवाएं, चाहे उनका मज़हब कुछ भी हो, चाहे उनकी ज़ात कोई सी भी हो, चाहे वो पॉलिटिकली तौर पे कुछ भी सोचते हों, कह रहे हैं दोनों के हमेशा सेम रिजल्ट आएंगे, क्योंकि दोनों को रिजल्ट साइंस की फील्ड में सेम मिलेगा। और होगा क्या, जो कहते हैं ना हमारे पास यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है कि यूनिवर्सल लॉज ऑफ मैथमेटिक्स विल बाइंड द कैलकुलेशन ऑफ दम बोथ, तो भाई जो मैथमेटिक्स के लॉज हैं ऑब्वियसली बात हमको फॉलो करने पड़ेंगे, और इन दी एंड दोनों का रिजल्ट क्या आएगा वो सेम आएगा। कह रहे हैं कि भाई जो हमारे पास साइंस की अगर हम बात करें तो वो कुछ एक ऐसी चीज़ है आज के दौर में कि अगर दुनिया के एक कोने में कोई चीज़ डिस्कवर होती है तो उसके ऊपर लिटरली तौर पे काम कर सकते हैं दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए लोग, क्योंकि भाई ये बात पता है कि अगर एक बंदा कुछ पब्लिश करना चाह रहा है, कुछ उसको ऑब्जर्व करना चाह रहा है, तो उसको साबित करने के लिए क्या होता है कि दूसरे लोग क्या करते हैं भाई, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि साइंस की फील्ड का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि भाई टीम वर्क में आपका काम और तेजी से बढ़ सकता है अगर प्रॉपर टीम वर्क किया जाए, प्रॉपर टीम वर्क, क्योंकि भाई जब कभी आप किसी भी फील्ड में जाते हो ना, तो देखो टीम वर्क का असल मकसद क्या होता है कि जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला है उसको आप पार्ट्स में डिवाइड करो। जब आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो हर शख्स को आप वो वाला पार्ट दो जिसके वो बेस्ट तरीके से कर सकता है। देखो इंडिविजुअली तौर पे मुझे अगर एक प्रोजेक्ट मिला, मैं अकेला चलो उसको हैंडल कर लूँगा, मुझ में काबिलियत है, मैं कर लूँगा, लेकिन अगर मैं उस प्रोजेक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और हर पार्ट में और 4 लोग मौजूद हों, एक पार्ट में दूं उस बंदे को जिसका अपना एक खास स्किल है, एक एक को दूं, एक अपने पास रखूं, एक एक के पास रखूं, तो होगा क्या कि जब हमारा बेस्ट एक जगह पर जमा होगा ना, तो डेफिनेट सी बात है गलती के जो चांसेस हैं वो कम हैं, क्योंकि मेरे बच्चों आपको पता है कि हमारे पास एरर्स वगैरह भी आते हैं, रीडिंग्स वगैरह में एरर्स आते हैं, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों में आपके एरर्स आने का खतरा होता है, तो इस तरह से आपके पास जो एक्यूरेसी होती है ना उसका रेट बढ़ जाता है। अच्छा, और ज़रा आगे से हम बेटा मेरे बच्चों पढ़ते हैं ये वाला, कश्यप दोबारा बच्चा मेरा माइक पढ़ाओ। There is a striking and unhappy contrast between man's brilliant success at solving scientific problems and his miserable failure to solve so many of his political and social problems. It is natural, indeed wise, to ask whether science cannot be applied more effectively to the cure of the social and political ills of the world. There is, of course, much that science can do and is doing. Science adds enormously to the comfort and interest of modern living. It is doing much to diminish the social evils of poverty and disease. Beyond, beyond any doubt, many social, political, and economic problems would be more wisely handled if they were treated with the unprejudiced objectivity and strict regard for truth which characterize the work of the physical scientist. तो देखो यहाँ पर ना ये वाला पैराग्राफ जो भी कश्यप ने पढ़ा है और इसके आगे वाला आने वाला जो पैराग्राफ है, दोनों पैराग्राफ बहुत आला है, मतलब कि जो इसमें बात की गई है, जरा सुनो क्या लिखा हमारे पास। कह रहे हैं कि अगर हम बात करें कि साइंस के बारे में, तो जिस तरह से वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान ने साइंस की फील्ड में इतनी ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, और उसके बावजूद इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद एक इंसान अपनी आज तक सोशल प्रॉब्लम्स या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अभी भी बहुत हद तक नाकाम ही रहा है। कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि बल्कि हमें तो खैर कह रहे हैं, हमें ये पूछना चाहिए कि साइंस जो है इन चीज़ों पे अप्लाई क्यों नहीं की जा सकती, कि सोशल और पॉलिटिकल जो मतलब हमारी दुनिया में मतलब कि करप्शन मौजूद है, जैसे कि इनको मतलब कि हम क्यों नहीं कह सकते कि भाई साइंस को यूज़ करते हुए आप इनको भी सॉल्व करो। कह रहे हैं कि बेशक ये बात हमको माननी पड़ेगी
ये दिखा ना, ये साइंस कैन डू, देयर इज मच दैट साइंस कैन डू एंड इज डूइंग, कि साइंस बेशक बहुत कुछ कर सकती है और कर रही है साइंस की फील्ड। लेकिन कह रहे हैं कि बाकायदा साइंस क्या करती है कि मॉडर्न लिविंग में प्रॉपरली तौर पे कंफर्ट प्रोवाइड करना, उसमें एक बहुत बड़े लेवल पे मतलब कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें करते हैं। और कह रहे हैं कि यकीनन जो गुर्बत में, जो बुराइयों को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं पर ये मतलब कि एज अ हेल्पफुल टूल के तौर पे तो इस्तेमाल कर रहे हो आप, सही है। लेकिन कह रहे हैं कि उसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें साइंस के अलावा भी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे चैप्टर का नाम है ना साइंस एंड सोसाइटी, ये वो वाली बात मेरे बच्चों यहाँ पर आ गई जो हम बेसिकली आपसे करना चाह रहे थे, कि साइंस इतनी ज़्यादा आगे बढ़ने के बावजूद अभी तक क्यों नाकाम रही है कि वो ये वाले मसले मसाइल सॉल्व नहीं कर पाती। असल मुद्दा ये है हमारा, असल पॉइंट ये है। अच्छा मेरे बच्चों, में अगर आपसे ये वाली बात पूछूं तो क्या जवाब दोगे आप लोग कि साइंस क्यों अभी तक नाकाम है, हालांकि इतनी तरक्की कर चुकी है। आज से 100 साल पहले के बंदे को अगर आप ला के आज की टेक्नोलॉजी दिखा दो, वो मर जाए, कि वो तो मानेगा ही नहीं कि आप सच बोल रहे हो, जो आजकल की टेक्नोलॉजी हो चुकी है। बेटा इस सवाल का जवाब हमारे पास अगले ही पैरा में मौजूद है, अंदर पढ़ते हैं। सुमैया बेटा माइक पर आओ मेरा बच्चा, अगला पैराग्राफ पढ़ो। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम बेटा। However, it must be recognized that science has its limitations. Its methods apply only to those things which can be observed, measured, and treated mathematically. It has nothing to do with values, save those of truth and accuracy. It has nothing to do with happiness, goodness, beauty, courage, adventure, justice, altruism, friendship, love of family, love of country. Yet all these values enter into a man's conception of what is the good personal life within a good society. It is possible for honest and intelligent men to differ profoundly on the nature of these values and their respective degrees of importance. Hence, the contrast between the modern world's command of material things and its tragic failure to organize a harmonious world society. ठीक है। अच्छा देखो हमारे पास क्या लिखा है भाई कि अब जो मैंने सवाल किया था ना कि साइंस अभी तक नाकाम क्यों रही है मेरे बच्चों, उसका जवाब ये रहा कि भाई साइंस इसलिए नाकाम रही है क्योंकि साइंस बेशक बहुत आला चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद साइंस की अपनी लिमिट्स हैं। क्यों, क्या लिखा हुआ है कि इट्स मेथड्स अप्लाई ओनली टू दोज थिंग्स विच कैन बी ऑब्जर्व, मेजर्ड एंड ट्रीटेड मैथमेटिकली, कि साइंस को यूज़ करते हुए आप सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हो जिनको आप ऑब्जर्व कर सको, मेजर कर सको या मैथमेटिकली तौर पे ट्रीट कर सको। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो चीज़ जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्व की जा सकती हो, मेजर की जा सकती हो, मैथमेटिकल तौर पे उसको आप प्रूव कर सकते हो, कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो, तो इन तमाम चीज़ों को आप डायरेक्टली साइंस से सॉल्व कर सकते हो। इसमें किसी किस्म के कहते हैं ना इंसानों के जो ह्यूमन के इमोशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। और कह रहे हैं कि साइंस को जो ट्रुथ, एक्यूरेसी वगैरह ये जो वैल्यूज़ है ना, जो मतलब कि फीलिंग्स होती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए क्या लिखा हुआ है कि हैप्पीनेस, गुडनेस, अच्छाई, ब्यूटी, करेज, बहादुरी, एडवेंचर, जस्टिस, एल्ट्रुइज्म, बेटा एल्ट्रुइज्म हम बोलते हैं उस बिहेवियर को जो कि दूसरों के लिए बेनिफिशियल ना हो, बस सेल्फिश होकर बंदा काम कर रहा है। फ्रेंडशिप, लव ऑफ फैमिली, लव ऑफ कंट्री। अब अब आप खुद बताओ, दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाए तो भला आप बताओ क्या साइंस कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकती है कि भाई एक ब्रेसलेट उसको पहना दिया, एक ब्रेसलेट उसको पहना दिया, दोनों दोनों की दोस्ती हो गई? नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या अगर किसी बंदे का मूड खराब है उसको एक नेकलेस पहना दिया, भाई ये लो तुम्हारा अच्छा मूड हो जाएगा, नहीं पॉसिबल। या अगर कोई इंसान बहुत झूठ बोलता है तो आपने उसको एक रिंग पहना दी, बोलोगे अब तुम सच बोलोगे, ये चीज़ें मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं। क्योंकि बेटा इन चीज़ों को अगर हम साइंस के ऊपर अप्लाई करें तो ये अप्लाई नहीं हो रही। क्या इनमें से कोई चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या मेजर कर सकते हो, क्या मैथमेटिकली तौर पर उसको ट्रीट कर सकते हो? इन तीनों का होना लाजमी है। अगर इन ये तीन चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी तो मेरे बच्चों वो चीज़ आप साइंस के मुताबिक सॉल्व कर ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? अच्छा भाई, इधर आगे आते हैं मेरे बच्चों, हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। समझिए बेटा, लास्ट पैराग्राफ पढ़ो दोबारा से।
Young people must be educated in modern science, its methods, and its mental attitudes. Without this education, they will find the modern world utterly incomprehensible. But they cannot be good citizens of the world or of their own nation state unless they are intellectually and imaginally aware of the values which underlie human beliefs, motives, and conduct. In this troubled period of human history, religion and the humanities are as vital as science to the education of good members of a good society. क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं हमारे पास, अगर हम आज के दौर की बात करें, जो हमारी यंग जनरेशन है, इनको खास तौर पे भाई इनको एजुकेशन होनी चाहिए इनके पास साइंस की फील्ड से, क्योंकि उसके मुताबिक ये अपना मेंटली तौर पे अपनी ग्रोथ कर सकें, आज के दौर में उस चीज़ को सामने रखते हुए आगे बढ़ सकें। कह रहे हैं कि इस किस्म की एजुकेशन के बगैर जो है ना, वो आने वाले वक्तों में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ऐसे बच्चे। और कह रहे हैं कि कोई भी इंसान अच्छा सिटीजन नहीं हो सकता जब तक वो प्रॉपर्ली इंटेलेक्चुअली तौर पे, मतलब कि वो कोई काम ना करता हो किसी किस्म का, मतलब कि वो उसमें कहते हैं ना अलर्ट ना हो, अटेंटिव ना हो। और कहने ख़ास तौर पे कोई ऐसा इंसान जो कि ह्यूमन बिलीव्स, मोटिव्स या कंडक्ट से रिस्पेक्ट ना करता हो, उनको ना समझता हो। देखो भाई, कोई इंसान अगर गलत काम कर रहा है ना, तो हमने अपने बड़ों से एक बात सुनी है जो मैं कहता हूँ हमेशा, मतलब कि याद रखा करो, किसी बुरे इंसान की गलत काम से नफरत करो। कोई गलत काम किसी ने किया है ना, उसके गलत काम से नफरत करो, उस शख्स से नफरत मत करो। क्योंकि अगर आपने उस शख्स की नफरत अपने दिल में बिठा ली, तो होगा क्या, कि आप उसकी बेहतरी के लिए कभी काम नहीं करोगे। आप हमेशा नफरत ही करते रहोगे, बददुआएं देते रहोगे। इनफैक्ट आपको चाहिए कि आप उसको इल्म की कमी की होने की वजह से बोलते हैं, वो चीज़ ना करो। मिसाल के तौर पर मेरे बच्चों, आप में से किसी ने गलत काम कर लिया कोई, भाई तो मुझे चाहिए कि मैं आपके उस गलत घटिया हरकत पे आपसे नफरत ना करूं, बल्कि जो आपसे गलती हुई है मैं उसको गलत बोलूं। आपसे गलती हुई ना, गलत काम हो गया, या अगर आप जानबूझ के ही बार बार कर रहे हो, तब भी मैं ये ना करूं कि आपके बारे में गलत सोच के बैठ गया। क्योंकि जब जिस दिन मैंने आपके बारे में गलत सोच अपने सर में डाल दी, अगली मर्तबा मैं कभी आपकी बेहतरी के लिए काम नहीं करूंगा। और यहाँ वही मेरे बच्चों बात कह रहे हैं कि इस वक्त में जो भी टाइम चल रहा है हमारे पास, कहने के एजुकेशन तो ज़रूरी है ही, साथ साथ रिलीजन वगैरह, इंसानियत वगैरह भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है आने वाले दौर में, जितनी एजुकेशन हमारे पास इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली बात है मेरे बच्चों, ये हम मतलब मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे, क्योंकि ये चैप्टर वगैरह हमारे पास इंग्लिश की बुक में लिखा हुआ है, तो ये हम उसके मुताबिक बात कर रहे हैं। और यहाँ हो गया हमारे बच्चों चैप्टर, हमारा ये वाला लास्ट चैप्टर आपका ख़त्म। हाँ भाई, कोई सवाल है बेटा पूछ दो, वरना बता दो ऑल क्लियर। नहीं, अच्छा सुमैया, मेरे बच्चों बताओ ऑल क्लियर है बेटा, या कुछ सवाल है तो बेटा पूछ दो, चैप्टर खत्म हो चुका हमारा। ओके, तो मेरे बच्चों उसको हम यहाँ पे रोकते हैं। और एक बात याद रखना, हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशनल के जो हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे, उसके आखिरी के 10 सेंटेंसेस अभी बनवाने थे, तो उसके आंसर मैं अलग से रेडी करवाऊंगा। कल बेटा हम लोगों ने सेकंड कंडीशन शुरू करवाना है, थोड़ा सा अजीब व गरीब होगा, मतलब कि सेकंड और थर्ड तरह थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, तो इंशाल्लाह वो हम कल शुरू करेंगे, कल की क्लास में लेना इंशाल्लाह। और बेटा एक बात याद रखना, नेक्स्ट वीक जो 2 क्लासेस होंगी, क्योंकि वो आई थिंक 28 और 29 होगी, मैंने आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं अप्रैल तक पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बेटा मेरे बच्चों अब आपको यहाँ पर सिलेबस पूरा माइंडा भी हो चुका है, सही है ना। तो बेटा उसको अभी हम यहाँ पे रोकते हैं, इंशाल्लाह मेरे बच्चों नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।